जी नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है दिलबाग सिंह मोर। और यह नाम एक ऐसा नाम है जो बनना कलाकार चाहता था और राजनीति में घुस गया। और दिलबाग मोर जी राजनीति में घुसने के बाद बहुत सारे कारनामे रचे। अब उनसे ही हम जानेंगे। लेकिन दिलबाग मोर जी का मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगा कैथल ब्रेकिंग टीवी में, जो अ, चौधरी देवीलाल जी के पब्लिसिटी एडवाइज़र रहे। उसके बाद शमशेर सिंह सुरजेवाला के पब्लिसिटी एडवाइज़र रहे। और मौजूदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पूर्व मुख्यमंत्री के पब्लिसिटी एडवाइज़र हैं। आपकी राजनीति में आने की वजह क्या रही? मोहर साहब, आप बनना कलाकार चाहते थे। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का को नमस्कार कहता हूं और आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वक्तन फ़क्तन आप अपने टीवी सेट पे मुझे ले ही आते हैं। जी सबसे पहले आपने जो मेरे को सवाल पूछा कि मैं कुछ कलाकार बनना चाहता था, जी हीरो बनना चाहता था, जी मोहर साहब। गायक कलाकार बनना चाहता था, ये भी सच्चाई है कि बनना तो मैं कुछ और चाहता था। और मोहर साहब के बारे में एक बात और है। मोहर साहब का और धर्मेंद्र का जन्म संगरूर में एक ही दिन 1953 दिनांक 8 दिसंबर को धर्मेंद्र भी संगरूर जिले के हैं, वो भी 8 दिसंबर को ही पैदा हुए थे। मैं भी 8 दिसंबर को 53 को पैदा हुआ था। क्या इसीलिए कलाकार बनना चाहते थे मोहर साहब? नहीं, ऐसा तो नहीं। मेरी नाम राशि भी धर्मेंद्र की और दिलबाग सिंह की भी राशि एक ही है, राशि भी एक है और जन्मदिन भी हमारा एक ही है। अच्छा जी। लेकिन मुझे शुरू से शौक था गाने का और फिल्मों में काम करने का, मुझे शौक रहा है। इसी बीच मैंने कोशिश की है। एक फिल्म थी लीलो चमन, जो हरियाणा की फिल्म थी, जी उसकी भी मैंने उसमें मैं हीरो भी था। बेशक वो खलनायक की भूमिका थी और वो छोटा रोल रह गया। और उसके बाद में एक जो फिल्मी हमने बनाई थी जट सूर में, जो पंजाबी फिल्म थी, वीरेंद्र की वीरेंद्र जो एक्टर होता था, धर्मेंद्र की बुआ का लड़का, उसमें था। मेहर मित्तल थे उसमें। जी प्रीति चपरू भी हमारे साथ उन्होंने काम किया। जी। राजनीति में आप कैसे है मोहर साहब? एक्चुअली 73 के अंदर, जी 1973 के अंदर मैं कॉलेज कमला मेमोरियल कॉलेज के अंदर पढ़ता था। पहली दफ़ा ही छात्र चुनाव हुए थे। मैं छात्र लीडर था, छात्र संघ का लीडर था, इसलिए मैं वहाँ से सीआर, पहली दफ़ा सीआर बना। और मुझे सीआर बने कुछ ही दिन हुए थे कि मेरा गांव जो इस्माइलपुर है, जिसका मैं गांव का सरपंच भी, उसके बाद में सरपंच भी रहा हूं। मैं ट्रक नरवाना का प्रधान रहा हूं कई साल तक, और मैं कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन भी रहा हूं। तो मैं कॉलेज में पढ़ता था। हमारे गांव में किसी कारणवश वहाँ कोई झगड़ा हुआ या किसी उसी के अंदर मेरा नाम आ गया, जो कि मुझे नहीं पता, ना मालूम किसके साथ किसका झगड़ा हुआ था। बट ये हुआ कि मेरी उसने पूरी ज़िंदगी बदल दी। और मुझे जहाँ गांव वालों की सज़ा हुई, उनके साथ मुझे उम्र कैद की सज़ा हो गई थी। जिस टाइम मैं सज़ा हुआ, मेरी उम्र 17 साल 8 महीने और 18 दिन थी। सिर्फ एक ही बार आप जेल गए हैं या पार्टी के और भी कार्यक्रमों में आप जेल में गए हैं? नहीं, उसके बाद में तो जेल के अंदर जब मैं रहा, इमरजेंसी के अंदर जेल के अंदर रहा, तब मैं रोहतक जेल के अंदर नंबरदार था। और वो 1975 के अंदर जो देश में इमरजेंसी लगी, उस टाइम मैं नंबरदार था। और मेरे साथ जो राजनीतिक कैदी रहे हैं, चाहे वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, भैरव सिंह शेखावत जी जो उपराष्ट्रपति रहे, चौधरी देवीलाल जी, सरदार प्रकाश सिंह बादल, पीलू मोदी, राज नारायण जिन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था, चंद्रशेखर, अडवाणी जी, के आर मलकानी जी, मधु दंडवते जी, सिकंदर भगत जी, बीजू पटनायक जो चीफ मिनिस्टर रहे उड़ीसा के, और मुरली मनोहर जोशी जी, ये सब, बलराज मधोक जी, सभी वहाँ कैदे, वो ये जो इमरजेंसी के अंदर बंद थे। तो इसी नाते हमारा आपस में 19 महीने हम इकट्ठे रहे, जी क्योंकि मैं सीनियर था। जी मैं इनका बाहर से सामान लाता था, इनको देता था। जी 19 महीने बहुत होते हैं, एक ही कमरे में बंद थे। जी और मेरी इनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। जी जब देश के अंदर 1977 में इमरजेंसी हटी जी और जनता पार्टी की सरकार बनी, तब पीलू मोदी और चंद्रशेखर ने देवीलाल को कहा कि सबसे पहले दिलबाग मोर को छोड़ना है। अडवाणी जी भी मेरी सिफारिश करने में सबसे आगे थे।
तो देवीलाल जी ने जैसे ही शपथ ग्रहण करी वो सीधे रोहतक जेल में आए। जैसे वो उनका एक अपना ही एक मूड था कि पुराने दोस्तों के साथ उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी, तो क्योंकि उनका बहुत अच्छा दोस्त रहा, 19 महीने एक ही कमरे में बंद रहे हम, तो उन्होंने आते ही मेरी घोषणा कर दी। जैसे आप फोटो देख रहे थे, उन्होंने ये घोषणा कर दी। उस टाइम मैं छोटा ही था, तो क्यों मेरी उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी है, लेकिन रूल के मुताबिक वो सज़ा माफ़ नहीं कर सकते थे। फिर उन्होंने कैबिनेट स्तर में पास किया, फिर उन्होंने गवर्नर को लिखा, फिर राष्ट्रपति ने मेरी उम्र कैद की सज़ा माफ़ कर दी। तब 1987 में उन्होंने मेरे को जेल रिफॉर्म कमीशन का डायरेक्टर बना दिया, क्योंकि उस ज़माने में, क्योंकि वो जेलों के बारे में बहुत वो कहते थे, उस टाइम जेल बहुत ही सख्त होती थी, और अगर किसी कैदी की, अगर किसी के कोई परिवार में मौत हो जाती थी तो छुट्टी नहीं होती। जैसे आजकल ये पैरोल पर आ जाते हैं ना, नहीं, छुट्टी नहीं थी। और तब देवीलाल ने कहा कि ये छुट्टी और ये जितनी भी हैं जेल रिफॉर्म पे, ये काम आपने करना है। और इसी नाते हमने जितनी भी जेल रिफॉर्म की चीज़ें थी, उसके बाद में मैंने जेल में जैसे ये रोटी बनाने की मशीन, क्योंकि कैदियों के हाथ फट जाते थे इतने इतने आदमी रोटी बनाते हुए, और उसके बाद में मैंने इनको एम्बुलेंस दी, और जेल के अंदर पंखे लवाए, टेलीविज़न लवाए, और इतना रिफॉर्म किया कि ये छुट्टी आ जा सकते हैं, अपनी खेती भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ हरियाणा में क्रिमिनल नहीं थे। वो तो सर्कमस्टांसेस, खेत में काम करते करते किसी की लाठी लगी, मर गया, वो सज़ा हो जाता था, वो क्रिमिनल नहीं था। तो खेती करने के लिए भी पैरोल और फरलो देनी हमने शुरू की। तब से मैं जो ना देवीलाल का बहुत नज़दीकी रहा हूँ। मैं 1970 से लेकर 1991 तक हमारा आपस में साथ रहा, 91-92 तक का देवीलाल के साथ। जी मौर्य साहब, एक बात और कि शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ आप साया बनकर रहते थे, हमेशा उनके साथ आप दिखाई देते थे। ऐसा बेटे के साथ, यानी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला के साथ ऐसा दिखाई नहीं देता। खबरें ये भी आई कि आपकी और रणदीप सुरजेवाला की अनबन है, उस तरीके से नहीं बनती। ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने कांग्रेस के अंदर 30 साल काम किया, और 28 साल तक मैंने शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ काम किया, ये सच्चाई है। एक बहुत बड़ा अरसा होता, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी का जो मेरा अपनी जवानी का जो हिस्सा है, मैंने एक हिस्सा कांग्रेस पार्टी के और सुरजेवाला को समर्पित किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल, और आप लंबे समय तक, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, और अभी तक भी आप कांग्रेस में हैं। और बहुत से लोग आजकल ऐसे नेता हैं जो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पार्टी को दरकिनार करते हैं, और अपना उल्लू सीधा करने के लिए वो किसी भी पार्टी में चले जाते हैं जहां से भी अच्छा ऑफर आता है। लेकिन लंबे समय तक आप रहे, लेकिन सुरजेवाला जी के साथ वही सवाल। ये तो सही है कि मैं देवीलाल के साथ रहा तो ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ नहीं रहा, और मैं अगर चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला के साथ रहा, मैं तो अब भी रणदीप के साथ हूँ, ये बात नहीं है। लेकिन एक तजर्बा, एक ज़िंदगी का एक अलग हिस्सा है बाप बेटे की राजनीति का, क्योंकि ये एक बीच का बहुत बड़ा गैप है उनकी राजनीति करने का और इनकी राजनीति करने का, बाप बेटे की राजनीति करने का फ़र्क है। ये सही है कि वो उनका मैं सलाहकार भी था, और जो मैं कहता था वो मेरी बात करते थे। ये अपने तरीके से चलते हैं, बट मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस का ही आदमी हूँ, इसमें कोई दो राय बात नहीं है। जी, अब की बार बीजेपी सरकार कैथल में बनी हुई है, विधायक लीलाराम जी, इसके बारे में आप कैथल की राजनीति के बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या मत है आपका? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, एक बार 1987 में क्या हुआ कि तो शमशेर सिंह सुरजेवाला चुनाव हार गए, और उनके ही एक बिल्कुल उनके जो पड़ोसी थे टेकचंद नैन, वो चुनाव जीत गए। जब पत्रकारों ने पूछा कि आप इस बार चुनाव हार गए हैं और टेकचंद नैन चुनाव जीत गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा? उन्होंने कहा था कि कोई ख़ास बड़ी बात नहीं है, एक ईंट का ही फ़र्क है, बिल्कुल एक ईंट अगर निकाल दूं मैं तो ये आधी एमएलए बना तो मेरे घर के अंदर भी आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। लीलाराम जी बन गए, अच्छे लड़के हैं, अच्छे बढ़िया आदमी, मेरे पुराने दोस्त हैं, हम पार्टी में रहे हैं, देवीलाल के चेले रहे हैं हम। वो एक अलग बात थी कि इनका तुक्का लग गया। लेकिन आपने कहा कि बीजेपी भी यहाँ कोई पार्टी है, मुझे नहीं लगता कि बीजेपी पार्टी है, क्योंकि पार्टी तो कैथल में दो ही है जी, बीजेपी और कांग्रेस। जी नहीं, जब हम 2005 में आए थे तो यहाँ पार्टी सिर्फ जो इनेलो जो ILD जी जो थी वो कैलाश भगत जी ने चुनाव लड़ा था। रवि भूषण गर्ग जी जो बीजेपी के आदमी हैं और शुरू से ही बीजेपी की रहे हैं। लेकिन यहाँ की विडम्बना देखिए साहब,
जब भी चुनाव होते हैं, ये हार जीत छोड़िए, 3 इलेक्शन हमने लगातार जीत लिए, एक चुनाव कांग्रेस हार भी गई तो कोई बात नहीं है, लेकिन विडंबना देखिए बीजेपी की, जिसको टिकट मिलता है 2005 में अगर रवि भूषण गर्ग ने टिकट मिल गया तो उसने वोट नहीं दी, बाकी ने दी थी। और अगर बीच में 14 में राव साहब को मिल गई, उन्होंने वोट नहीं दिया तो दूसरों ने दे दी थी। इस बार लीलाराम जी ने वोट नहीं दिया, दूसरों ने दे दी। एक ही बात है, यहाँ पार्टी नहीं है, कोई पार्टी ऐसी नहीं है, ये एक तुक्का है, महज एक तुक्का है। जी, आप अभी भी मानते हो कि कैथल कांग्रेस का गढ़ है? या इसमें कैसा कि आज भी हमारे 73,000 वोट ले जाने। आपकी बातों से मैंने ये बात निकाल ली, आपका यही मानना है कि चाहे आज बीजेपी की सरकार यहाँ पे है, बीजेपी का एमएलए यहाँ पे है, लेकिन अब भी आप यही मानते हो कि ये कांग्रेस का गढ़ है? इसमें कोई, देखिए, एक कैंडिडेट जो 73,000 72 73,000 वोट, जब भी हम जीतते रहे तब हमारे जो ना 60,000 वोट से कम आते रहे, तब हम हारे जब हम 73,000 से ऊपर वोट ले रहे थे। तो मैं इसलिए मानता हूँ कि आज भी हमारा गढ़ है। कोई 500,000 का फर्क कोई पार्टी नहीं बनती, इससे लंबी चौड़ी 4-5 का फर्क की वाली बात नहीं है। कोई ज़्यादा दूर जीत हार का जो हमारा अंतर है कोई गहरा ज़्यादा नहीं है। वही टेकचंद और शमशेर सिंह सुरजेवाला के 1 इंच का ही फर्क है, वही फर्क है। तो मोर साहब, आप राजनीति में अपने आप को कितना सफल मानते हो, और आपको क्या लगता है कि मेरी वजह से ये काम हुए, ये बदलाव हुए, क्या मानते हो आप? देखो, मैं ये कहूँ कि कांग्रेस पार्टी मेरी वजह से ही है, ये तो एक मैं नहीं भाई सर, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी वजह से, मैं ये कह रहा हूँ कि आप राजनीति में अपने आप को आप कितना सफल मानते हो, और अभी तक चाहे आप इनेलो में रहे हो या कांग्रेस में रहे हो, कुछ भी आपकी वजह से बदलाव हुआ हो, ये क्या मानते हो आप? सन क्या 91 तक मैं लोक दल का था, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन आज हमारे बीच में चौधरी देवीलाल जी नहीं हैं, जो शमशेर सिंह सुरजेवाला जी नहीं हैं, लेकिन एक आदमी है जो ये बता सकता है कि दिलबाग देवीलाल को छोड़ के कांग्रेस में क्यों आया था। वो है चौधरी रणजीत सिंह चौटाला, जो अभी हमारी सरकार में मंत्री हैं। वो सारा किस्सा बता सकते हैं कि दिलबाग कांग्रेस में क्यों आया था और कैसे आया था। ये तो आप कभी मिले तो उनसे पूछना कि जी कोई ऐसी उपलब्धि है। लेकिन ठीक है, जब मैं यहाँ कांग्रेस में आया था और मैंने नरवाने के अंदर भी मतवातर बहुत काम किया। मैं सुरजेवाला दुख और सुखों में लोगों के जाते थे। रणदीप सिंह, क्योंकि उस ज़माने में IYC का प्रेसिडेंट था यूथ का, वो भी ज़्यादातर बाहर ही रहते थे। लेकिन हमारा दुख और सुख का जो नाता था उस शहर के साथ, मेरा तो शमशेर सिंह सुरजेवाला का हमारा साझला हो गया था। यही कारण था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जो तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, रणदीप ने वहाँ से 2 या 3 दफ़ा वहाँ से हराया उनको। और फिर हम यहाँ कैथल आए, क्योंकि कैथल, ये सही है कि कैथल में मेरी शुरू से रिश्तेदारी थी। मैं शादीशुदा भी मैं यही हूँ, मेरे मामे भी यहीं हैं, मेरी बहन भी यहीं है, मेरी मौसी भी यहीं है। और एक अरसा था हमारा को कारोबार, जो मेरे बड़े भाई थे जोरा सिंह, उनका अरसा रहा 10 साल के करीब हमारा यहाँ कारोबार का, इसलिए मैं हर एक आदमी को जानता था। इसलिए सुरजेवाला को बड़ा फ़ायदा मेरा ये हुआ कि मैं हर एक गाँव को जानता था, हर एक के नाम जानता था, हर एक के खेत जानता था, हर एक के ट्यूबवेल जानता था। इसलिए ये मैं मानता हूँ कि मैंने अगर कुछ डाला है तो इतना ज़रूर है कि इससे पहले कांग्रेस ऐसी नहीं थी कैथल के अंदर जो अब शिकस्त बनी है। 2005 के बाद में जो कांग्रेस मजबूत हुई है, इससे पहले कांग्रेस यहाँ मजबूत नहीं थी। खाप पंचायतों के अंदर भी आपको कोई दायित्व मिला था? कौन सा दायित्व था वो? हाँ जी हाँ, हमारे 5 गांव हैं मोर के। जो नरवाना है उसका पूरा नाम मोरवाना है, तो मरवाना लग गए कहने, उससे नरवाना लग गए कहने। जो जब स्टेशन बना और उस पर टिकट पे लिखा, किसी ने बताया कि ये क्या है, मोर वाला नहीं समझ में आया, तो उन्होंने NARWANA कर दिया है, नरवाना। जो मोरवाना के गांव हैं नरवाना के, वो 5 गांव हैं, जिसमें इस्माइलपुर गांव, जिसका मैं सरपंच रहा हूँ, वो भी उसमें आता है। दबलैंड गांव बहुत बड़ा है, वो भी आता है। महेंद्र सिंह चोपड़ा जो OSD रहे हैं तत्कालीन चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो गांव भी वहीं आता है। मोलखेड़ा भी वहीं से आता है। तो हमारे 5 गांव हैं, उनका मैं प्रेस प्रवक्ता रहा हूं शुरू से ही। जो ना खाप पंचायत जो हमारी मोरों की पंचायत होती थी, और उसके साथ साथ मैं ट्रिब्यून नरवाना का भी प्रधान बहुत साल तक रहा, जिसमें किलायत का एरिया भी पड़ता था। मंच संचालन करने का जो आपको जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी के अंदर, ये आपका शौक है या राजनीतिक गुण ज़्यादा आपको मालूम है? सर, जब भी इस प्रकार की कोई बातें होती है ना, ये सही है कि मंच का संचालन करना एक कलाकारी का काम है, क्योंकि इतने लोगों के नाम लेने और सबको ऑर्गेनाइज करना, और सभी पार्टियों को मुख्तलिफ पार्टियां भी होती हैं, उसकी मुख्तलिफ जातियों के लोग होते हैं,
उनको सबको एक डोरे के अंदर पिरो देना, यही एक जो ना कलाकार का काम है। और मैं सब लोग मानते हैं कि मैं वो बड़ा बखूबी करता हूँ, और वो इसीलिए जो ना चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मेरे को पब्लिसिटी एडवाइजर अभी का दायित्व मेरे को सौंप रखा है। ये जिम्मेदारी आपको दी हुई है। मोर साहब, अगर आजकल की राजनीति के बारे में बात करूं और पहले की राजनीति के बारे में बात करूं, कितना अंतर आप मानते हो मोर साहब? फर्क है। पहले लोग देवी लाल से पहले, चौधरी देवी लाल के आज का जो दौर है ना मोर साहब, ये सोशल मीडिया का दौर है आजकल। हाँ जी, उस टाइम तो लीडर का ही दौर होता था। जो लीडर होता था, देखिए एक लीडर था हमारे जो ना यहाँ भी वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं बिरजभान जी। जब पेप्सू होता था तो आपको मैं एक नई चीज़ बता दूं, कलायत के भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो पेप्सू के चीफ मिनिस्टर थे बिरजभान जी, और वो हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। पहले लीडर्स के साथ जनता जाती थी, अब मीडिया मोड़ लेता है। मीडिया को जो ना पार्टी की तरफ मोड़ देता है। जैसे सोशल मीडिया का इतना हो गया। पहले सिर्फ लोग अगर होते थे, जगजीवन राम के साथ होते थे, चांदराम जिया के साथ होते थे, देवीलाल के साथ होते थे। मोर साहब, आजकल दिखावा ज्यादा हो गया राजनीति में, आपको नहीं लगता? पहले काम के आधार पे जीतते थे, लेकिन आजकल जो जितना ज्यादा पब्लिसिटी करेगा, प्रचार प्रसार करेगा, लोगों की नजरों में आएगा, उतना ज्यादा राजनीति। आपको क्या लगता है मोर साहब? ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जो लोग मीडिया को इतना कुछ करके और वो बनते हैं, फिर वो ये तो ज़रूरी है कि उन्होंने अगर लगाया है तो वो वापस भी कहीं ना कहीं आएगा। सेवा भाव जहाँ था, जो पहले लीडरों में था, वो अब नहीं है। ये सच्चाई है कि वो अब नहीं है। अब तो एक फॉर्मेलिटी निभा देते हैं, और वो एक सरकार की एक स्कीम होती है, उसके तहत कोई पत्थर रख दो, कोई पत्थर मार दो, वो एक ही बात है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मोर साहब, आजकल के जो युवा हैं, जो राजनीति में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहोगे कि किस तरह से राजनीति में जाएं? देखिए भाई, राजनीति में अगर नहीं राजनीति में आओ तो फिर राजनीति ही करो। यानी कि व्यापारी आपने करना है। अगर आपने राजनीति का अगर अपराधीकरण करना है या आपने व्यापारीकरण करना है तो फिर राजनीति में ना आओ। और बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। राजनीति में आओ तो सेवा भाव से आओ। मैं तो यूथ को सबको ये कहूँगा कि जो और आगे आए, यूथ आगे आएंगे तभी जा कर के भारत का जो ना कोई उद्धार होगा। क्योंकि अब कितने बड़े जो लीडर हैं, पुराने लीडर हैं, कितने रह गए हैं। अब तो कोई लंबे चौड़े पुराने लीडर नहीं रह गए। हमारे लाल कृष्ण अडवाणी जी हैं जो मेरे साथ जेल में भी रहे, बहुत रहे, लेकिन मैं उनको लीडर मानता हूँ, इसमें कोई दो राय बात नहीं। लेकिन वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी पार्टी का, लेकिन सामूहिक जो जनता की सेवा करे, मैं ऐसे बच्चों को आगे लाने की कोशिश करूंगा। और उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि वो इसलिए आए कि पैसा कमाने के लिए नहीं, जनता की सेवा करने के लिए आए यहाँ पर। मोर साहब, आजकल की राजनीति में आप सक्रिय नजर नहीं आते, क्या कहना चाहोगे आप? कारण तो सक्रिय तो ये है कि कुछ तो कोरोना, एक साल से तो ये कोरोना ही हो गया। सभी बातें खत्म हो रही हैं। एक क्योंकि इलेक्शन अभी बहुत दूर है, जो ना चुनाव हो चुके हैं। क्योंकि ये भी एक दौर होता है, ये भी एक मौसम होता है, जैसे सावन का मौसम होता है। एक तो ये दूर है और एक कोरोना की वजह से, और दूसरा मैं ये है कि ये तो सही है कि मैं पब्लिसिटी एडवाइजर जो हुड्डा साहब का हूँ, बट काम तो मैं कांग्रेस के लिए ही करता हूँ ना। तो इसलिए कैथल में थोड़ा कम रहता हूँ। तो मैं बाहर जब भी काम करता हूँ तो कांग्रेस के लिए काम करता हूँ, हुड्डा साहब के लिए काम करता हूँ, मैं राहुल गांधी के लिए करता हूँ, और मैं सोनिया गांधी के लिए, प्रियंका जी के लिए करता हूँ। और उनके जो गाने जिस प्रकार मैंने बना रखे हैं, एक तो मेरा गाना बनाया हुआ जो मतलब मैंने राहुल गांधी पे जो गाना बनाया, वो 85 लाख लोगों ने मुझे लाइक किया है। सर, 85 लाख लोगों ने लाइक किया है, लेकिन नाम आ गया राहुल गांधी का। तो मेरा ये सवाल भी बनता है कि राहुल गांधी को लेकर लोगों की जो मानसिकता है, जिस तरीके से उनको बार बार पप्पू बोला जाता है, आप उनकी छवि को लेकर के क्या कुछ कहना चाहोगे कि कांग्रेस उनके नेतृत्व में कभी आएगी उस तरीके से जिस तरीके से अभी आप सोच रहे हो? ये एक प्री प्लान्ड एक बात है। ये बिल्कुल एक मीडिया ने एक ऐसा हवा बना दिया, जैसे एक आदमी एक बकरी के बच्चे को लेके जा रहा था और वो ठग थे, उसके बकरी के बच्चे को खोसना चाहते थे। तो वो 3 आदमी अलग अलग दूरी पे खड़े हुए
उसने कहा कि इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं, उसकी बात नहीं मानी। दूसरे ने फिर कह दिया कि इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं, वो फिर भी नहीं मानी। तीसरे ने फिर कह दिया कि इस कुत्ते को क्यों ले जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि उसको भी वहम हो गया कि ये बकरी का बच्चा नहीं है कुत्ता। ये मीडिया सुबह से शाम तक कोई काम ही नहीं है कि राहुल के खिलाफ बकने से। और मैं दावा करता हूं, मैं आपको और बताता हूं, मैं दावा करता हूं कि राहुल गांधी ही इस देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री जो होगा वो राहुल गांधी ही होगा। राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होगा। और आपको क्या लगता है मोर साहब, आपको कितने साल हो गए राजनीति में सर? 1953 का आपका जन्म है, कितने साल? मैं 40-42 साल से मैं जो ना राजनीति में हूँ। और एक और बताऊँ मैं आपने, नेहरू, श्री जवाहरलाल नेहरू की मौत के बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो लाल बहादुर शास्त्री हम बने थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी को उन्होंने एक मंत्री बनाया था, और वो मंत्री थे सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जो फिल्मों का ये काम देखते हैं। तब लोगों ने कहा था इसको गूंगी गुड़िया कहते थे, इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहते थे उस टाइम विपक्ष वाले। वही इंदिरा गांधी थी जो पूरी दुनिया का लोहा मनवा करके रही। ठीक उसी प्रकार जिसको ये पप्पू ये बातें कहते हैं, ये भी लोहा बनवा करके ही रहेगा, ये भी उसी का खून है जी। एक दिन राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और सब हैरान हो जाएंगे जी। मोर साहब, अंत में आप कुछ कहना चाहते हो? बस जैसे ये कहा था कि ये जो यूथ हैं वो आगे आएँ, और आगे भी आएँ तो कांग्रेस पार्टी के साथ रहें, क्योंकि हरियाणा में तो आपने देख लिया आज सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और दूसरी, जो लोग इसके सहयोगी रहे हैं वो अपने आप को ही डुबो रहे हैं। अगर ये ना होते तो वो, मैं मानता हूं कि आज वो लीडर होते, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपना मतलब ख़त्म कर लिया। हम नहीं ये बात कह रहे, उनकी पार्टी के उनके ही कार्यकर्ता कह रहे हैं उनको कि इन्होंने जो ना इस पार्टी के साथ लग के अपनी नैया भी डुबोली। कल तक जो ये कह रहे थे कि जमुना पार कर देंगे, आज वो खुद जमुना में डूब रहे हैं। मोर साहब, आपने इस वाले जवाब में आपने जिस तरीके से राजनीतिक तरीके से जवाब आपने दिया कि जो यूथ राजनीति में आना चाहता है वो कांग्रेस को सपोर्ट करे, लेकिन आपको नहीं लगता कि हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति गुटबाजी का शिकार है? आपको नहीं लगता सर? गुटबाजी तो दुनिया में कोई भी पार्टी है, गुटबाजी की वजह से ही हार का सामना करना पड़ा, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं तो बहुत नजदीक रहा हूँ, जनता पार्टी में था तब गुटबाजी नहीं थी, डेली सरकार टूटती थी, कभी चंद्रशेखर बना गया, कभी दूसरे आदमी बना गया, ये तो थोड़ा सा चलता रहता है। लेकिन कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है। अब तो एक ही गुट है, कांग्रेस का गुट है, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट है, और शैलजा का गुट है। इसमें गुटबाजी की तो कोई बात ही नहीं है। हमारी प्रधान शैलजा है, और हमारा लीडर जो है, नेता जो है हमारा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हमारा कोई गुटबाजी नहीं है, किसी प्रकार की कोई ऐसी कहानी नहीं। मानते हो कि रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच कोई मतलब अच्छे संबंध है? मैं यही कहूंगा कि अच्छे संबंध। आप मानते हो? क्योंकि पब्लिक ऐसा मानती है, लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं है इतना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मामे हैं वो डुमरखैम में हैं, और शमशेर सिंह सुरजेवाला के रिश्तेदारी भी डुमरखैम में, इसलिए शुरू से ही रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी हैं। और देखिए, रणदीप सिंह जो है वो जो ना कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है, और हुड्डा साहब यहाँ के जो है ना एक चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, वो यहाँ हरियाणा के लीडर हैं। इसमें गुटबाजी का तो मतलब नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपना काम कर रहे हैं। इसमें कोई गुटबाजी, किसी प्रकार की कोई गुटबाजी नहीं। जिनका सिर्फ कागजों से ही लीडर हो, वो कुछ लोग तो आउट हो गए, एक दो और जो रह जाएगा कांग्रेस लीडर वो भी आउट हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। जो मास लीडर है वही हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा कांग्रेस का जी। एक बार फिर मोर साहब ने राजनीतिक तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर मोहर लगा दी कि आने वाले मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे जी। ये थे हमारे साथ दिलबाग सिंह मोर जी, एक मशहूर शख्सियत। और अगली कड़ी में हमारे साथ कौन होगा, बने रहे हमारे साथ शख्सियत में, और आप देखते रहें और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कैथल ब्रेकिंग टीवी, मैं हूं सन्नी प्रजापत।